स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं और ये वक्त है उत्तराखंड की खबरों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना से लेकर तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबर जो अमूमन कम ही देखने सुनने को मिलती है, यानी कि कोई भी पूर्व की सरकार अपने लिए गए फैसले पर किसी तरह का अफसोस व्यक्त नहीं करती, लेकिन ऐसा हुआ है आज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को नहर घोषित करने के अपने पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर सार्वजनिक रूप से पलटी मारते हुए माफी मांगी है। हरीश रावत ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक गंगा किनारे बने लोगों के घर और व्यापार को बचाने के लिए जनहित में फैसला लिया था, लेकिन अब शायद कुछ और गुणागणित चल रहा है हरीश रावत का, तो अब वो उसी फैसले पर माफी मांग रहे हैं। हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंचकर हरीश रावत ने महंत दुर्गादास महाराज और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की। अखाड़ा परिषद के नाम एक पत्र भी सौंपा और इस पत्र के माध्यम से हरीश रावत ने हर की पैड़ी में गंगा को यह चैनल घोषित करने पर माफी मांगी और राज्य सरकार से गंगा को एस्केप चैनल बनाने वाले शासनादेश को रद्द करने की अपील की है। तो अब संत भी इस मांग को जोर शोर से उठाने लगे। गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। यदि ये नहीं करेंगे तो अपनी इस त्रुटि को 2022 में कांग्रेस ही सुधारेगी। जो सरकार आदेश पारित कर सकती है, वही सरकार अगर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध कर रही है, तो इस पे अविलंब जो वर्तमान सरकार है, इसको अविलंब सभी जनता, सभी देश के धार्मिक भावनाओं को रखते हुए इसको निरस्त कर दे। में आप पूर्णतः अविच्छिन्न धारा घोषित करें, वरना इसके लिए निश्चित रूप से हम आंदोलन। और वहीं सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि अब ये शासनादेश रद्द होता है या नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ही फैसला करेंगे। भावनाओं का सम्मान करते हुए सब कुछ उसके अनुसार करेंगे, इसलिए इसमें पहले एक बार अखाड़ों के साथ बैठ के और सब गंगा सभा के बैठ के जैसा भी निर्णय होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको हम करेंगे। खबरों का रुख करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। तो सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, जिसमें जो प्रगति कार्यों की हुई है उसकी जानकारी ली जाएगी। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संग्रहालय का प्रेजेंटेशन देखेंगे। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं में विशेष सोच है और सैकड़ों साल आगे की सोचते हैं और उसी हिसाब से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामबाड़ा से केदारनाथ रूट पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं होती हैं, उनमें उनका एक विशेष सोच होती है और खाली यहाँ तक नहीं कि केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण होना चाहिए, यहाँ तक उनकी सीमित सोच नहीं होती, बल्कि उनकी सोच बहुत दीर्घकालिक होती है, जो कि सैकड़ों वर्ष आगे तक की वो सोचते हैं। और जो आगे जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन तक उनकी छाया पड़े, इस ढंग का उनकी एक सोच है। और उसी के तहत वहाँ पर एक संग्रहालय बनाने का है और उसके जो एक विशेषज्ञ हैं, कल वो अपना प्रस्तुत। और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, तबादले की खबर है। 12 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईएएस विजय कुमार यादव को अपर सचिव वन का जिम्मा दिया गया है, तो वहीं आईएएस दीपेंद्र कुमार चौधरी अब अपर सचिव उच्च शिक्षा होंगे। आईएएस सोनिका सिंह को अपर सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई है। उधम सिंह नगर में डिप्टी कलेक्टर गौरव कुमार को नगर आयुक्त काशीपुर का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। वहीं पीसीएस जीसी गुणवंत को एडीएम प्रोटोकॉल का दायित्व मिला है। पीसीएस प्यारेलाल शाह नगर आयुक्त कोटद्वार बनाए गए हैं। आईपीएस कृष्ण कुमार अपर सचिव गृह के साथ एडीजी कारागार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।
तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने पुराने सरकार के शासनादेश को लेकर भी माफी मांगी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी। तो हर की पैड़ी पर यूथ कांग्रेस के आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से हरीश रावत को घेर लिया। इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। तो कैमरे की जब नजर उन पर पड़ी तो कुछ लोगों ने मास्क पहन लिया। रावत के सुरक्षाकर्मी जरूर लोगों को दूर हटाने का प्रयास कर रहे थे और इस दौरान कार्यकर्ताओं में होड़ इस बात की थी कि वो कितने करीब से जाकर हरीश रावत से मिले। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद यूथ कांग्रेस ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का गंगा जल पड़ोसी राज्यों के 10,000 शिवालयों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हर की पैड़ी पहुंचकर यूथ कांग्रेस के इस अभियान की विधिवत शुरुआत की है और गंगा जल से भरी गाड़ियों को रवाना किया गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा और 2021 कुंभ मेले को लेकर हरीश रावत ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार के कांवड़ यात्रा रोकने के फैसले के वो सख्त खिलाफ हैं। उधर टिहरी के थत्यूड़ के ख्यारसी गांव में मुख्यमंत्री ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। सेंटर में नकदी फसलों के संवर्धन का काम होगा और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। और टारगेट ये रखा है कि जितनी भी न्याय पंचायतें हैं हमारी, हर न्याय पंचायत में कुछ विशिष्टता होती है, कुछ अलग तरह के प्रोडक्शन हैं वहाँ पर, और उनको कैसे हम मूल्य संवर्धित करके और स्थानीय किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जो ग्रोथ सेंटर का मकसद है, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जैव विविधता से भरपूर है उत्तराखंड। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार और संगठन आक्रामक कार्यक्रम करने जा रहा है। इसके लिए हर 10 दिन में सरकार के कामों को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो भी योजनाएं हैं उन्हें विशेष तौर पर सामने रखा जाएगा। तो वहीं जनकल्याण नीतियों को लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर रहेगा। बीजेपी संगठन ने 3 महामंत्रियों को गढ़वाल कुमाऊं के 10 दिन के दौरे पर भेजा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वहीं हरीश रावत सक्रिय नजर आ रहे हैं, प्रीतम सिंह भी ताल ठोक रहे हैं और कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश करते कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। के दौरे लगे हैं, उन विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बातचीत करके इसका फीडबैक लेंगे कि जो ये कार्यक्रम हुए इसमें कैसा रहा, क्या रहा, लोगों तक कितने लोगों तक हम पहुँचे और किसी की कोई परेशानी, पीड़ा, कोई नाराज़गी हो तो उसको भी सुन के। जो कांग्रेस के लोग कोरोना की महामारी में जो है आम जन के साथ खड़े थे, उनको कह रहा है हम बैकफुट पे, हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं। जनता जो है सरकार की नाकामियों को देख रही है और वक्त आने पर जो है सबक। चले इन सबके बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रदेश प्रभारी के हरिद्वार पूजा कार्यक्रम पर कहा कि ये उनका निजी कार्यक्रम था और उन्होंने बैठकें रद्द की थी, लेकिन ये सही है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन जरूर किया था। और खबर उधम सिंह नगर से है। यहां काशीपुर और रुद्रपुर शहर में लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। अब 17 जुलाई की रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जो जरूरी सामान है, जो रोजमर्रा का सामान है, उनकी दुकानों पर इस तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो अब 17 जुलाई की रात 12 बजे तक पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा। इससे पहले 72 घंटे का ही लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब ये मियाद बढ़ा दी गई है। उधर देहरादून में दिल्ली से पहुंचकर फरार हुए 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। असल में रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से पहुंचे कुछ लोगों को जब प्रशासन की टीम क्वारंटीन सेंटर लेकर जा रही थी तो रास्ते में ही इन लोगों ने बहाने से बस को रुकवाया और ये लोग वहां से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को तो पकड़ लिया, लेकिन 6 युवक अब भी फरार हैं। वहीं बस ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने सभी 6 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो आपको बता दें, सभी लोग दिल्ली से ट्रेन के जरिए देहरादून पहुंचे थे और किसी काम के सिलसिले में इन्हें यहाँ लाया गया था, लेकिन क्वारंटीन में नहीं रहना चाहते थे और इसी डर से 6 लोग भाग गए। और मेडिकल डिपार्टमेंट जो है उससे हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या कौन लोग हैं जो क्वारंटीन वॉलेट किया है जिन लोगों ने, उसमें क्या बातें थी जिनका वॉलेशन हुआ है,
तो मेडिकल डिपार्टमेंट से जो तमाम जानकारी है वो लेने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उधर टिहरी में पंजाब से बारात लेकर पहुंचे कार ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दूल्हा दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई को पटियाला से अंजनी सैंड बारात लेकर पहुंचे थे और ऋषिकेश मुनि की रेती में बारातियों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें जब कार ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो दूल्हा दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इनका रिजल्ट आता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर उसके उपरांत हम कोई जो है कार्रवाई कर पाएंगे। इनका सैंपलिंग सर यहीं की जा रही है? सैंपलिंग यहीं पे की जा रही है, ट्रूनाट के थ्रू की जा रही है। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। यहां पीपलकोटी भनीर पानी के पास मलबा आने की वजह से एक बार फिर दोनों ओर सड़कों के लंबे गाड़ियों की कतार लग गई है। अब लोग परेशान हैं। पीपलकोटी जोशीमठ के बीच ऑल वेदर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है और अभी तो बरसात की शुरुआत ही, लेकिन कई कई दिन तक इसी तरह सड़कें बंद हो रही हैं। चलिए और अब बात करेंगे राज्य के अलग अलग हिस्सों में आदमखोर गुलदार की। तो हल्द्वानी में जहां काठगोदाम में गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए मारा गया और गोली उसे कल लगी थी, ये कहा गया शिकारियों की ओर से, और खून के कुछ डब्बे भी मिले थे, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, उस गुलदार का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो लगातार सुबह 4 बजे से जंगलों की कॉम्बिंग हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद गुलदार कहाँ है, जीवित या मृत, किसी भी स्थिति में वो नहीं मिला है। तो फिलहाल अधिकारी कह रहे हैं कि जो लोग उसकी कॉम्बिंग में लगे हैं, उसकी खोज में लगे हैं, तो अब टीम के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जा सके, क्योंकि ये बरसात का महीना है, इसमें झाड़ झंकार बहुत ज्यादा होता है, तो उसको ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। काठगोदाम में आदमखोर हो चुके गुलदार को गोली लगे हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस सब के बीच अभी तक गुलदार की बॉडी बरामद नहीं की जा सकी है। ये वन विभाग के लिए चिंता की बात है, लेकिन वन विभाग की जो टीम है, जो लोग हैं, वो सुबह से गश्त में लगे हुए हैं और कॉम्बिंग कर रहे हैं जंगल में जगह जगह जाकर के, और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसडीओ साहब हमारे साथ पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। एसडीओ साहब, अब क्या आप इसकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है? देखिए, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है इसको गोली लगे हुए, लेकिन हमारे लिए राहत की ये बात है कि इस 24 घंटे में उसका कहीं पर भी कोई मूवमेंट हमको नहीं दिखाई दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो घायल में या तो कहीं पड़ा है या फिर वो मर चुका है। कैमरा पर्सन कुमार खास, शैलेंद्र गी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और वही अल्मोड़ा के पेटशाल में भी आदमखोर अब तक पकड़ में नहीं आया है। 2 लोगों की उसने यहाँ पर हत्या की, एक तरह से मौत करते हुए उनको 8 दिन पहले निवाला बनाया था, लेकिन 8 दिन बाद भी 3 शिकारी इलाके में तैनात है, अब तक उसे नहीं पकड़ पाए हैं। और 6 टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं जो लगातार गश्त कर रही हैं। इलाके में दहशत है, शिकारियों को अभी तक किसी भी तरह का कोई यहाँ पर सुराग नहीं मिला है कि वो गुलदार कहाँ हो सकता। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही उसको पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। रामनगर में NH 309 में वाहनों पर हमला कर राशन लूटने वाले तस्कर हाथी की मौत हो गई है। ये हाथी 2 साल से इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को रोकता था और जो भी राशन उन गाड़ियों में लदा होता था उसे खा जाता था। तो रेडियो कॉलर इसमें बाकायदा लगाए गए थे और दिसंबर 2019 से ही ये प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन ये हाथी विभाग के हाथ नहीं लग रहा था। सोमवार को ये अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज में मिला, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वेटनरी डॉक्टर ने उसे ट्रैंकुलाइज किया, जिसके बाद इसे रेडियो कॉलर लगाया गया, लेकिन मंगलवार की सुबह इसका शव इसी रेंज में मिला है। तो बताया जा रहा है कि इस हाथी की सोमवार सुबह एक अन्य तस्कर हाथी से लड़ाई हुई। अब ऐसे में मौत पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई में ये आपसी लड़ाई का नतीजा है कि हाथी मर गया, या फिर जो उसे ट्रैंकुलाइज किया गया, जो कॉलर लगाने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्या वहां तो कोई लापरवाही नहीं हुई जिसकी वजह से हाथी की जान चली गई। रेडियो कॉलर किया गया है, क्योंकि रेडियो कॉलर करने की कार्रवाई हमारी बहुत पहले से गतिमान थी। अभी आज सुबह जब इसको हम मॉनिटर कर रहे थे तो इसकी डेड बॉडी मिली है यहाँ मौके पर। तो अभी इसका पोस्टमार्टम करने के लिए एक डॉक्टर्स के पैनल इस्टेब्लिश कर दिया गया है। वो अभी डॉक्टर्स के पैनल और NGO के पैनल इसका पोस्ट। विवादों में रहने वाले उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नया कुलपति मिल गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने डॉक्टर सुनील कुमार जोशी को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है और ज्वाइनिंग की तारीख से 3 साल तक या फिर जब तक वो 65 साल की उम्र पूरी नहीं करते तब तक वो कुलपति के पद पर नियुक्त रहेंगे। तो आपको याद दिलाएं कि इससे पहले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी, फीस वृद्धि के मामलों पर छात्रों का आंदोलन, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय इन तमाम मामलों को लेकर खूब चर्चाओं में रह चुका है और विवादों में रह चुका है।
और अल्मोड़ा का नया विश्वविद्यालय और जो नए तौर तरीके नियम कानून है वो अस्तित्व में आ गए हैं। सरकार ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अल्मोड़ा आवासीय यूनिवर्सिटी को बदलकर नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसमें अल्मोड़ा के अलावा अब कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले के भी महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस संबद्ध होंगे। तो अब जिलों की संख्या इससे बढ़ाई गई है। तो अल्मोड़ा के अलावा जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, यहाँ के महाविद्यालय भी अल्मोड़ा की ही से विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। उधर यूपी के विधायक अमन मणि को पास देने के मामले पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव पर फैसला छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने मुख्य सचिव से कहा है कि याचिकाकर्ता की जो भी शिकायत रही है उस पर 31 जुलाई तक फैसला लें। तो 14 मई को मुख्य सचिव को शिकायत की गई थी कि अपर मुख्य सचिव ने अमन मणि को गलत तरीके से पास दिया और इसके चलते वो लॉकडाउन में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुंचे थे। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आगे बढ़ने से पहले कोरोना अपडेट आ चुका है राज्य का, तो वो आपको बता दें। आज कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से आंकड़ा हो गया है 3686। इसमें से 736 एक्टिव केस हैं। जो नए केस आए हैं जिलेवार बात करें तो देहरादून में 12, हरिद्वार में 22, उधम सिंह नगर में 33। एक बार फिर से सबसे ज्यादा मामले उधम सिंह नगर से सामने आए हैं। वहीं टिहरी में 5, उत्तरकाशी में 2 और पौड़ी में 3 केस सामने आए हैं। पचास साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने का मामला एक बार फिर से गर्मा रहा है। अब सचिवालय प्रशासन ने सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव, अपर सचिव को पत्र भेजकर ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है जो 50 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, शासकीय कार्य करने में अक्षम हैं, अमूमन बीमार रहते हैं, ऑफिस में अधिकतर गैर हाजिर रहते हैं या अपने उच्चाधिकारियों का आदेश नहीं मानते हैं। इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं और ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट मांगी गई है। चीफ सेक्रेटरी के 5 मई के आदेश के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त प्राधिकारी बगैर कोई कारण बताए 3 महीने की नोटिस या फिर 3 महीने का वेतन देकर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इस फैसले को लेकर कर्मचारी और कांग्रेस विरोध में उतर गए हैं। तो एक और तो कर्मचारियों के अनिवार्य रिटायरमेंट का नियम बताया जा रहा है, तो वही कर्मचारी कह रहे हैं कि उनके पक्ष में भी कई नियम हैं, लेकिन उनका पालन क्यों नहीं कर रही सरकार। जीपीएफ और सर्विस बुक को हर साल कर्मचारियों को दिखाया जाना जरूरी है। हर साल सीआर में क्या लिखा है ये भी बताया जाना अनिवार्य है। कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि जब यहां गुपचुप तरीके से सीआर लिखी जा रही है तो उनके नियमों को दरकिनार रखते हुए कैसे सरकार नए नियम उन पर थोप रही है। कर्मचारी का कहना है कि इससे अधिकारी गलत फायदा उठा रहे हैं। यह है कि कर्मचारी को यदि उसकी चरित्र पंजिका लिखी जा रही है, पहले तो उसमें महीना निर्धारित है कि माँ इस महीने में तो लिख दिया है। दूसरा उसमें यह भी है कि चाहे अच्छी लिखी जाए बुरी लिखी जाए उसको बताया जाए कि आपकी ये सीआर लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, ये भी उसको रीजन देना है, जिससे कि वो आगे चल करके अपनी सीआर को लेकर के सक्षम अधिकारी के सामने अपना प्रतिवेदन दे सके। तो उसका तो पालन कहीं हो नहीं रहा है और सरकार इसमें बार बार लगी हुई है। हरिद्वार से खबर है, जहां एक युवक के नशे की लत से तंग आकर उसकी मां ने उसे जंजीरों में बांध दिया है। गंगा किनारे बने घाट पर युवक दिन भर इसी तरह जंजीरों में जकड़ा बैठा रहता है और गुजरने वाले राहगीर उसे देखते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी तो युवक के इस तरह बंधक होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बताया कि इसकी मां ने ही इसे इस तरह से बांधा था और उन्होंने ही जंजीरों का ताला खोला है। तो युवक की मां बता रही हैं कि वो इकलौता बेटा है उनका, लेकिन नशे की लत में इस कदर ये डूबा कि इसको तंग आकर ये कदम उठाना पड़ा। तो फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन रात 10:27 में एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात राज्य की खबरों के साथ।